सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम हाजिर हैं एक नई डिजीज़ के साथ, दैट इज सिंपली द न्यूमोनिया या न्यूमोनाइटिस। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, मोर्टेलिटी इसकी बहुत हाई और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक डिजीज़ है। तो हमको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना है। कंपटीशन में ये हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है, और अगर हम वार्ड में हैं तो चूंकि मोर्टेलिटी हाई है तो हम किस तरीके से इफेक्टिव मैनेजमेंट करके पेशेंट को बचा सकते हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज द न्यूमोनिया या न्यूमोनाइटिस। सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म्स। मैंने यहां लिखा है न्यूमोनिया, इस तरफ लिखा है न्यूमोनाइटिस। इससे आपको ज्यादा इजीली क्लियरली समझ में आ जाएगा। न्यूमो ये ग्रीक वर्ड है न्यूमो, जिसका मतलब होता है बेसिकली द लंग्स। आइटिस जहां कहीं भी लगा होता है इसका सिंपली मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो एक बात सिंपली शाब्दिक अर्थ इस वर्ड का समझ में आया कि लंग्स के अंदर बेसिकली इन्फ्लामेशन हो रहा है, हमने बोल दिया न्यूमोनाइटिस। क्लियर? थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में बात करें, इसी को हम बोल रहे हैं न्यूमोनिया। तो बेसिकली न्यूमोनिया क्या है? लंग्स के टिश्यू का इन्फ्लामेशन। अब लंग्स के कौन से टिश्यू? लंग्स के वो टिश्यू जो कहलाते हैं लंग पैरेन्काइमा। क्या कहलाते हैं? लंग पैरेन्काइमा। लंग्स पैरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन हो गया। अब लंग पैरेन्काइमा का मतलब क्या? कि वो टिश्यूज, वो स्ट्रक्चर जो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है और उन गैसियस एक्सचेंज पार्टिसिपेटिंग स्ट्रक्चर्स के सराउंडिंग जो टिश्यू स्ट्रक्चर बन रही है, उनका इन्फ्लामेशन बेसिकली क्या है? द न्यूमोनिया। क्या मतलब निकला? हमने बोला गैसियस एक्सचेंज कहाँ कहाँ होता है? रेस्पिरेटरी जोन में होता है, जिसमें चार चीजें आती हैं। एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई। तो न्यूमोनिया क्या है? इन्हीं सभी स्ट्रक्चर्स का इन्फ्लामेशन। इसके अलावा और क्या है? वो टिश्यू जो इन सभी स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट देते हैं, इसके जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं वो इंटरस्टिशियल टिश्यूज होते हैं, उनका भी इन्फ्लामेशन। तो दैट मींस व्हाट? कि रेस्पिरेटरी जोन के स्ट्रक्चर्स और उसके सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिकली लंग पैरेन्काइमा का पार्ट होते हैं, और उसी लंग पैरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? न्यूमोनिया। इसमें न सिर्फ इन्फ्लामेशन होता है बल्कि इन्फ्लामेशन के रेस्पॉन्स की वजह से बहुत ज्यादा फ्लूइड एल्वियोलाई के अंदर और एल्वियोलाई के बाहर चारों तरफ जम जाता है, और बहुत एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से वो फ्रेश एयर जो हम वेंटिलेट कर रहे हैं एल्वियोलाई तक, वो आगे डिफ्यूज नहीं होगी ब्लड में, और जब डिफ्यूजन नहीं होगा गैस का तो एज सच प्रॉपर जो अमाउंट है ऑक्सीजन की हमको नहीं मिलेगी। दैट इज सिंपली द न्यूमोनिया। हमने क्या बोला? न्यूमोनिया इज एन सिंपल इन्फ्लामेटरी कंडीशंस ऑफ द लंग पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आर दोज टिश्यू that involved in the gaseous exchange as well as those tissue that supports the respiratory zone, that is the lung parenchyma। उनका inflammation और inflammatory response की वजह से यहां पर दोनों जगह एल्वियोलाई के अंदर और एल्वियोलाई के बाहर बहुत ज्यादा फ्लूइड जम जाता है। एल्वियोलाई के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं एल्वियोलर फ्लूइड। क्लियर? एल्वियोलाई के बाहर जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। दैट मीन्स व्हाट? बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लूइड जम जाता है एल्वियोलाई के अंदर एज वेल एज एल्वियोलाई के बाहर भी, सराउंडिंग स्पेस के अंदर भी, और तब जो फ्रेश एयर जाती है ड्यू टू दैट एक्सेस वाटर अमाउंट इन द एल्वियोलाई, आगे ब्लड पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड के साथ एक्सचेंज नहीं करती है और ओवरऑल ऑक्सीजन का सैचुरेशन वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। इसी कंडीशन को हम बोल रहे हैं न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया में क्या हुआ? दो कंडीशन हो गई एक साथ। एक तो लंग्स के जो पैरेन्काइमा है, दैट मीन सिंपली मैं बोलूँ लंग्स टिश्यू जो हैं वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, और इन्फ्लामेशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा एल्वियोलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है इसका एक्यूमुलेशन हो गया, उसका वो जम गया। हम बोलेंगे ये दोनों जो कलेक्टिव कंडीशन है क्या है? सिंपली द न्यूमोनिया। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ द न्यूमोनिया? न्यूमोनिया इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा along with marked increase in intra-alveolar fluid as well as interstitial
फ्लूइड। दो कंडीशन मैंने बोली डेफिनेशन में। पहली कंडीशन न्यूमोनिया लंग्स पेरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन है एसोसिएटेड विद, जिसके साथ मार्क्ड इंक्रीज, मार्क मतलब बहुत ज्यादा, इंक्रीज मतलब बढ़ जाना, क्या बढ़ जाना, एल्वियोलर फ्लूइड का और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। अगर ये कंडीशन आपको दिख रही है एयरवे में, हम बोलेंगे पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी जोन में, हम बोलेंगे इट इज एंड सिंपली द न्यूमोनिया। ये कॉमन वर्ड है और स्पेसिफिकली हमने बोल दिया इन टर्म्स ऑफ पैथोफिजियोलॉजी न्यूमोनाइटिस, दैट इज सिंपली द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा associated with marked increase in intra-alveolar as well as interstitial fluid। क्लियर? कैसे फ्लूइड आ गया, ये क्या कर रहा है, फिर इस फ्लूइड का क्या होना है, आगे हम डिटेल में बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। क्लियर? वहां पे समझ में आ जाएगा फ्लूइड क्यों बाहर आ रहा है, ऐसा क्या क्या होता है। क्लियर? तो दैट इज सिंपली द डेफिनेशन ऑफ द न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया में जो टिश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं, जहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसके आधार पर न्यूमोनिया को हमने अलग अलग टर्म दे रखा है। दैट मीन्स बहुत सारे अलग अलग टाइप्स का न्यूमोनिया होता है। यहां पर न्यूमोनिया की कुछ मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं। जैसे नंबर 1 हमें बोला जाए सेगमेंटल न्यूमोनिया। सेगमेंटल न्यूमोनिया नाम से पता चल रहा है यहां पर इन्फ्लामेशन पर्टिकुलरली कहां हो रहा है, लंग्स के सेगमेंट के अंदर। दैट मीन्स लोकलाइज्ड हो गया, लिमिटेड हो गया न्यूमोनिया या इन्फ्लामेशन इन द पर्टिकुलर सेगमेंटल एरिया, हम बोलेंगे ये सेगमेंटल न्यूमोनिया है। दूसरा हम बोले लोबर न्यूमोनिया। क्या मतलब निकला कि यहां जो इन्फ्लामेशन है वो सेगमेंट से भी ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है। दैट मीन्स द इन्फ्लामेशन टेक प्लेस और अकर्स इन ए लोब और मोर देन वन लोब। अगर पर्टिकुलरली लोब्स में इन्फ्लामेशन है, हम बोलेंगे ये न्यूमोनिया है। कहां पर है, लोब्स के अंदर, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, लोबर न्यूमोनिया। ये सेगमेंट में है, एक सेगमेंट, एक से ज्यादा सेगमेंट में। यहां लोब, एक लोब हो सकता है, एक से ज्यादा लोब में इन्फ्लामेशन हो सकता है, बोलेंगे लोबर न्यूमोनिया। तीसरा बाइलेटरल न्यूमोनिया। बाइलेटरल न्यूमोनिया, बाइलेटरल का क्या मतलब है कि यहाँ जो लंग्स हैं बेसिकली दोनों तरफ के लंग्स के टिश्यू में एक लोब या एक से ज्यादा लोब में इन्फ्लामेशन हो गया है। तो दैट मीन्स दोनों लंग्स के लोब, एक लोब या एक से ज्यादा भी हो सकता है। जब दोनों तरफ के लंग्स में इन्फ्लामेशन हो, हम बोलेंगे ये न्यूमोनिया है। कौन से टाइप का, बाइलेटरल। दैट मीन्स दोनों तरफ के लंग यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं इन द न्यूमोनिया। हम बोले ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक न्यूमोनिया है जहां पर जो इन्फ्लामेशन होता है वो एज सच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर होता है। तो यहां पर हम बात करें इन्फ्लामेटरी कंडीशंस इन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पर्टिकुलरली, तब हम बोलेंगे ये न्यूमोनिया है जहां पर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लाम्ड हो रही है, दैट इज द ब्रोंकोनिमोनिया। हम बोले एल्वियोलर न्यूमोनिया। एल्वियोलर न्यूमोनिया यहां पर पर्टिकुलरली इन्फ्लामेशन लोकलाइज हो गया इनटू द एल्वियोलाई ओनली। सिर्फ एल्वियोलाई इन्फ्लाम्ड हो रही है, बाकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, बाकी दूसरे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर इन्फ्लाम्ड नहीं हो रही हैं, हम बोलेंगे इट इज एन सिंपली द एल्वियोलर न्यूमोनिया। एक होता है इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। नाम से पता चल रहा है यहां इन्फ्लामेशन पर्टिकुलरली कहां होगा, जो एल्वियोलाई है उसके अराउंड जो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट मिल रहे हैं, वहां के जो टिश्यूज मिल रहे हैं हमको सराउंडिंग, वो अगर इन्फ्लाम्ड होते हैं, एल्वियोलाई यहाँ इन्फ्लाम नहीं हो रही है, उसके सराउंडिंग एरिया अगर इन्फ्लाम्ड होता है तो हम बोलेंगे इट इज एन इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। सिंपल नाम दे दिया गया है न्यूमोनिया का लोकेशन के आधार पर कि पर्टिकुलरली कहां पर कौन से टिश्यूज में, किस एरिया के टिश्यूज में इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसके आधार पर हमने अलग अलग तरह के न्यूमोनिया को यहां पे नाम दे दिया। सेगमेंटल न्यूमोनिया, वन और मोर सेगमेंट ऑफ ए लंग। लोबर न्यूमोनिया, वन और मोर लोब ऑफ ए लंग। बाइलेटरल न्यूमोनिया, वन और मोर लोब ऑफ बोथ लंग्स। ब्रोंकोनिमोनिया, inflammation of terminal bronchioles. Alveolar pneumonia, inflammation of alveoli. Interstitial pneumonia, inflammation of interstitial tissues. Clear? तो ये सिर्फ नाम है, डिटेल में हम अभी आगे बात कर रहे हैं सबके बारे में कि सभी जगह बेसिकली क्या पैथोफिजियोलॉजी है। ये सिर्फ नाम दे दिया हमने अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, कौन कौन सा न्यूमोनिया है। क्लियर? एक्चुअल जो डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमोनिया है उसके बारे में हम बात करें। क्लिनिकल टाइप्स कौन कौन से, मेन टाइप्स कौन से होते हैं, ये तो जो टाइप थे ये सिर्फ नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग थे।
ये हमारे वैसे किसी काम के लिए काम के नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए मैंने बताया है कि अगर नाम आ जाए तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ के न्यूमोनिया की एक्चुअली बात हो रही है। अब हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि एक्चुअली न्यूमोनिया कितने प्रकार का होता है और न्यूमोनिया के होने की वजह क्या क्या इटियोलॉजिकल कॉजेज है यहाँ पर। क्लियर? तो मैं आपको इटियोलॉजी और टाइप्स दोनों एक साथ बता रहा हूं। टाइप्स एंड इटियोलॉजी, अलग अलग न्यूमोनिया के होने की अलग अलग कारण होते हैं, तो दैट इज सिंपली द डिफरेंट टाइप्स एंड इटियोलॉजी आफ्टर द डेफिनेशन। अलग अलग टाइप वन बाय वन बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया। क्लियर? एक ऐसा न्यूमोनिया जिसको पेशेंट एक्वायर करेगा, कहां पे? कम्युनिटी के अंदर। मैं बोलूं ये पर्टिकुलर एजेंट्स है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है। ये बैक्टीरिया वायरस अगर पेशेंट जब कम्युनिटी में रह रहा है तभी बॉडी में गए और तभी उन्होंने इन्फ्लामेशन किया, हम बोलेंगे इन्फ्लामेशन किया, दैट इज न्यूमोनिया। अब ये एजेंट कब गए बॉडी में, कब पेशेंट ने एक्वायर किया? जब वो कम्युनिटी सेटिंग में रह रहा था तब। हॉस्पिटल में आया तब नहीं, हॉस्पिटल में आया और तब न्यूमोनिया हो गया, हम बोलेंगे ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया है। यहां पर न्यूमोनिया पर्टिकुलरली साइन एंड सिम्टम्स, या मैं बोलूं न्यूमोनिया के एजेंट जाएंगे इन द कम्युनिटी सेटिंग एज वेल एज विद इन फर्स्ट 48 आवर ऑफ द हॉस्पिटल एडमिशन। तब तक का जो ड्यूरेशन है, अगर उसमें न्यूमोनिया होता है पेशेंट को, हम बोलेंगे इट इज एन कम्युनिटी एक्वायर न्यूमोनिया। क्या मतलब निकला? अभी मैं कारण बताऊंगा अलग अलग। अगर ये सारे एजेंट कम्युनिटी सेटिंग में ही पेशेंट के अंदर इंटर करते हैं या पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाता है और 48 घंटे के अंदर अंदर की बात होती है, विद इन 48 आवर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन, तब तक अगर न्यूमोनिया होता है, हम बोलेंगे इट इज ए कम्युनिटी एक्वायर न्यूमोनिया। नाम से पता चल रहा है, एक्विजिशन, एक्वायर का मतलब क्या? अर्जित करना। पेशेंट को न्यूमोनिया हुआ है, कहां हुआ है? या तो कम्युनिटी में या हॉस्पिटल में भी, लेकिन कब? विद इन 48 आवर ऑफ एडमिशन। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि ये 2 दिन का समय हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हो सके पेशेंट में वो एजेंट इंटर हुए और वो इंक्यूबेशन पीरियड में रहे हों, तो पेशेंट को पता नहीं चला, इसलिए 48 घंटे भी हम कम्युनिटी में ही ऐड कर रहे हैं। तो ये वाली जो न्यूमोनिया है इसको हम बोलेंगे कम्युनिटी एक्वायर न्यूमोनिया। क्लियर? यहां पर बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये CAP होता है, कैप कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया। यहाँ पर कॉमन बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं जो कि कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया करते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया है, कौन कौन से वायरस है, उनके बारे में नाम लिख लेते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये एक बैक्टीरिया मैंने लिखा है। ये कम्युनिटी एक्वायर न्यूमोनिया होने का सबसे लीडिंग कॉज है। सबसे ज्यादा अगर कम्युनिटी में न्यूमोनिया होता है, उसका लीडिंग कॉज क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे पूछें कि एडल्ट्स के अंदर ज्यादातर कौन से टाइप का न्यूमोनिया होता है, बैक्टीरियल या वायरल, हमें आंसर देना है बैक्टीरियल। ज्यादातर 2 कॉमन कॉज होते हैं न्यूमोनिया के, आइदर बैक्टीरिया या वायरस। एडल्ट्स के अंदर ज्यादातर बैक्टीरियल न्यूमोनिया होता है, तो दूसरा अंडरस्टूड है अपने आप ही कि बच्चों में अगर पूछें तो कौन सा न्यूमोनिया कॉमनली होगा? वायरल न्यूमोनिया। तो ये मैंने एडल्ट की बात बता दी। कॉमनेस्ट जो न्यूमोनिया करता है वो बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के भी बारे में पूछें स्पेसिफिकली नाम बोल देना है, दैट इज सिंपली द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, लेगोनेला, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, क्लेमाइडिया न्यूमोनी, ये कुछ कॉमन बैक्टीरिया हैं। ये सब कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया करते हैं। सबसे लीडिंग कॉज ये है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, लेकिन अलोंग विद दिस वहां पर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी एक कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया कर सकता है। लेगनियर्स एक बैक्टीरिया होता है, लेगनियर बैक्टीरिया, ये भी कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया करता है।
माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, क्लेमाइडिया न्यूमोनी, ये भी कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया करवाने के लीडिंग कॉज हैं। ये सब एज सच बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया तो नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं, बस इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती हैं, तो लगभग रिसेंबल होते हैं ये बैक्टीरिया के लायक ही, माइकोप्लाज्मा और क्लेमाइडिया न्यूमोनी। क्लियर? ये प्रोबेबली सारे बैक्टीरिया हैं। कुछ वायरस के मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, ये भी कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया करेंगे, जैसे कि एडिनोवायरस, कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, साइटो मिगेलो वायरस। आप देख रहे हैं ये सारे वायरसेस हैं। तो ये सब प्रोबेबली न्यूमोनिया करते हैं, कम्युनिटी सेटिंग में करते हैं। हम बोलेंगे दे आर बेसिकली द कम्युनिटी, इट इज बेसिकली द कम्युनिटी एक्वायर न्यूमोनिया। क्लियर? तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि एक ऐसा न्यूमोनिया जो पेशेंट एक्वायर करेगा इन द कम्युनिटी सेटिंग, और विद इन हॉस्पिटल, अगर पहले 48 घंटे की बात हो रही है, विद इन 48 आवर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन भी निमोनिया होता है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है, बोलेंगे कम्युनिटी एक्वायर निमोनिया कैप। इसके होने के दो कॉमन कॉज होते हैं, बैक्टीरियल, वायरस। एडल्ट में बैक्टीरियल न्यूमोनिया कॉमनली होता है, बच्चों में वायरल न्यूमोनिया कॉमनली होता है। एडल्ट में पूछें कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है जो न्यूमोनिया करता है, हमने बोलना है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्लियर? इसके अलावा भी बैक्टीरिया है यहाँ पर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, लेगनेला बैक्टीरिया है, ये लेगनेरियस डिजीज भी करता है, लेकिन यहाँ पर हम न्यूमोनिया की बात करें, ये न्यूमोनिया करेगा। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, क्लेमाइडिया न्यूमोनी, ये सारे प्रोबेबल बैक्टीरिया है जो कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया करता है। ये वायरसेज हैं, एडिनोवायरस, कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस RSV, हर्पीज सिंप्लेक्स, साइटोमिगेलो वायरस, ये सारे के सारे वायरसेज है, प्रोबेबली ये कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया करते हैं। यहाँ पर एक बात और करना चाहूँगा, अगर बच्चों के बारे में पूछें कोई क्वेश्चन कि कौन सा लीडिंग ऑर्गेनिज्म होता है जो न्यूमोनिया करता है, तो पहले ही मैंने बता दिया है, बच्चों में वायरल न्यूमोनिया कॉमनली होता है। और अगर वायरस पूछें कि वो कौन सा कॉमनेस्ट वायरस है जो बच्चों में न्यूमोनिया करता है, आंसर इज एडिनो वायरस। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ हो गए हैं। पहला, एडल्ट में कॉमनेस्ट न्यूमोनिया करने का कारण स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, बच्चों में कॉमन न्यूमोनिया करने का कारण ए वायरस, दैट इज सिंपली द एडिनो वायरस। क्लियर? तो ये हमारा पहला टाइप हो गया। क्या टाइप हो गया? कम्युनिटी एक्वायर न्यूमोनिया। ईटियोलॉजी क्या हो गई? बैक्टीरिया एंड वायरसेस। दैट इज सिंपल द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमोनिया। अब हम दूसरे टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसको कहा जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। देखो नाम सिंपल है, उसी के अकॉर्डिंगली उसका डिस्क्रिप्शन भी है, समझ में आ गया होगा। यहां पर जो न्यूमोनिया है पेशेंट एक्वायर कर रहा है कहां पर? हॉस्पिटल सेटिंग में। यहां पर पेशेंट घर पे नहीं है, यहां पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया, किसी और वजह से आया था। क्लियर? उसको कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन यहां पर हमने देखा कि 48 घंटे के बाद, प्रोबेबल टाइम होता है 48 से 72 घंटे के बाद, इसके बाद एडमिशन के बाद अगर निमोनिया के लक्षण आपको मरीज में दिखते हैं, अगर आपको पेशेंट में न्यूमोनिया मिलता है, हम बोलेंगे ये कम्युनिटी एक्वायर नहीं है, वो एजेंट जो न्यूमोनिया कर रहे हैं वो हॉस्पिटल के अंदर ही पेशेंट में इंटर हुए हैं और तब उसने जाके न्यूमोनिया किया है, हम बोलेंगे इट इज एन हॉस्पिटल एक्वायर न्यूमोनिया। क्लियर? ऐसा ही टर्म है हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन, सुना होगा आपने, ऐसा इन्फेक्शन जो पेशेंट हॉस्पिटल में एक्वायर करता है, घर से लेके नहीं आता, हॉस्पिटल सेटिंग में ही। तो ये एक उसी का एग्जाम्पल है, ये भी एक तरह का हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन है। क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर न्यूमोनिया। द एजेंट
that causes a pneumonia enter into the hospital setting, and what is the duration of time? हम बोलेंगे after 48 to 78 hour or of admission अगर pneumonia है हम बोलेंगे it is an hospital acquired pneumonia. Clear? यहां पर ये न्यूमोनिया कौन करता है, इसके अलग अलग कारण हैं. यहां पर कुछ बैक्टीरिया है अलग, इश्चरेशिया कोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा यहां पर भी है, सूडोमोनास, एरुजिनोसा, क्लेप्सियला, मर्सा बोला जाता है फुल फॉर्म मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया. एक बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी आ चुकी है. व्हाट इज द मर्सा? इट इज ए काइंड ऑफ बैक्टीरिया दैट इज रेजिस्टेंट टू द मैथिसिलिन. बेसिकली बोलेंगे मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया. इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी. क्लियर? तो यहां पर ये कुछ बैक्टीरिया हैं कॉमनली जो कि हॉस्पिटल एक्वायर न्यूमोनिया करते हैं. एक ऐसा न्यूमोनिया जो पेशेंट एक्वायर करेगा इन द हॉस्पिटल सेटिंग, प्रोबेबली सीन आफ्टर 48 to 78 आवर ऑफ द एडमिशन. हम बोलेंगे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? ई कोलाई है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, सूडोमोनास एरुजिनोसा है, आगे क्लैप्सिला बैक्टीरिया है, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया है, मर्सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया. तो ये सारे के सारे बेसिकली प्रोबेबल बैक्टीरिया है जो कि कॉमनली करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर न्यूमोनिया. क्लियर? तो दैट इज सेकंड टाइप एंड दैट आर डिफरेंट इटियोलॉजी ऑफ द सेकंड टाइप ऑफ न्यूमोनिया. थर्ड टाइप पे चलते हैं, तीसरे टाइप का न्यूमोनिया. इसको हम कहते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, वीएपी. वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया. ये एक तरीके से हॉस्पिटल एक्वायर न्यूमोनिया का ही सब टाइप है, लेकिन ये फिक्स डेफिनेट क्राइटेरिया में आ गया कि ये न्यूमोनिया किन लोगों में? उन्हीं लोगों में जो कि पर्टिकुलरली किस पे हैं? वेंटिलेटर पे. वेंटिलेटर ये क्या होता है? एक आर्टिफिशियल डिवाइस है जो कि पेशेंट को ब्रीथ या वेंटिलेशन डिलीवर करती रहती है कंटिन्यूसली जब तक कि पेशेंट खुद स्पॉन्टेनियस ब्रीथ करने के लायक नहीं हो जाता. दो तरह के वेंटिलेटर होते हैं, पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर. बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉजिटिव प्रेशर है, डिटेल में बात करेंगे. अभी सिंपली कि वो मरीज जिनको हमने आईसीयू में रखा हुआ है और वो खुद ब्रीथ अपना नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे हैं प्रॉबेबली, तब उनको बाहर से वेंटिलेशन दिया जाता है बाय यूजिंग सिंपली द वेंटिलेटर. ये वेंटिलेटर एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा प्रोबेबली मरीज को वेंटिलेशन देते हैं. तब क्या होता है कि इस वेंटिलेटर की वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म पेशेंट के एयरवे में जाते हैं और फिर वो वहाँ पे एज सच लंग्स का जो पैरेन्काइम है उनका इन्फ्लामेशन कर देते हैं. हम बोलेंगे ये वेंटिलेटेड एसोसिएटेड न्यूमोनिया. क्या ये न्यूमोनिया सामान्य मरीजों में होगा? नहीं, उन्हीं में जिनको आगे यहाँ नाम में लिखा हुआ है क्या, वेंटिलेटर के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं में ये न्यूमोनिया होगा. ये होता क्यों है एक्चुअली? बेसिकली ये देखो, ये एक डायग्राम में बना रहा हूं. ये है हमारा मैकेनिकल वेंटिलेटर, ये है मरीज,
और यहाँ पर एक एंडोट्रिकल ट्यूब डाल रखी है और ये वेंटिलेटर की ट्यूब से इसको कनेक्ट कर रखा है। क्लियर? दैट इज वेंटिलेटर, दैट इज ईटी ट्यूब, दैट इज द पेशेंट। अब जब ये ईटी ट्यूब लगी हुई है, हमने क्या कर रखा है, नेचुरल एयरवे को बाईपास कर दिया। आपने एनाटॉमी पढ़ी है, नाक, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर आगे के स्ट्रक्चर्स। वहां पे ज्यादातर स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम की बनी हुई हैं। म्यूकस वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके से स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किसी भी अनवांटेड एजेंट को एयरवे में जाने से, प्रिवेंट करती है ना। आप देख रहे रास्ता बहुत कर्व्ड हो जाता है, नाक से लेके आगे एयरवे तक, आगे यहाँ सीलिया है, यहाँ म्यूकस है, ये सब अनवांटेड एजेंट की एंट्री को रोकते हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया कि ये जो नेचुरल चीज़ें थी इसको बाईपास करके ईटी ट्यूब लगा दिया। अब ईटी ट्यूब आपने देखा है, ऐसा सिंपल ट्यूब होता है, एक आगे यहाँ कफ होता है, यूनिवर्सल अडेप्टर। आप यहाँ देख रहे हो कि रास्ता कोई कर्व नहीं है, सीधा रास्ता है ताकि ऑर्गेनिज्म सीधा वहाँ जाए। यहाँ पर कोई सीलिया नहीं है ईटी में, कोई म्यूकस की ग्लैंड नहीं है जो म्यूकस बनाएगी। तो दैट मीन्स क्या हुआ, इस तरह का बाईपास एजेंट को इंटर करने को फैसिलिटेट करता है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी बढ़ गई बैक्टीरिया या वायरसेस की इंटर करने की इनटू द पेशेंट्स एयरवे। तो इसीलिए कुछ ऑर्गेनिज्म जो हॉस्पिटल सेटिंग में रहते हैं फ्रिक्वेंटली इंटर कर जाते हैं पेशेंट के एयरवे में और पेशेंट को वहां पर न्यूमोनिया कर देते हैं। क्लियर? ये ईटी ट्यूब हमको लगानी होती है क्योंकि पेशेंट खुद ब्रीथ नहीं कर पाता है, ये पेशेंट के बेनिफिट के लिए लगाते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म पेशेंट के एयरवे में चले जाएंगे और पेशेंट में वहां पे न्यूमोनिया कर देंगे। हम बोलेंगे ये वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं इसके बारे में, सबसे ज्यादा डेथ अगर पेशेंट की हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन से होती है तो उसमें जो लीडिंग कॉज होता है वो यही होता है, दैट इज वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। बहुत सारे अलग अलग तरीके के हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन होते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल है ये। सबसे ज्यादा जो मौतें होगी वो होने का जो एकमात्र कारण है वो यही है कि उन लोगों में प्रोबेबली क्या हो जाता है, न्यूमोनिया एसोसिएटेड विद द वेंटिलेटेड एसोसिएटेड न्यूमोनिया। क्लियर? यहां दो कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो इस तरह का न्यूमोनिया करते हैं, दोनों प्रोबेबली बैक्टीरिया है, सूडोमोनास एरुजिनोसा, क्लेब्सियला। क्लियर? ये दो बैक्टीरिया लिखे हैं मैंने, ये दोनों बैक्टीरिया वहां पर भी थे हॉस्पिटल एक्वायर में, ये इसी का टाइप है तो यहां पर भी हम लिख रहे हैं। दोनों बैक्टीरिया कॉमनली न्यूमोनिया करते हैं उन लोगों में जिनको हम मैकेनिकल वेंटिलेटर अलोंग विद एंडोट्रिकल ट्यूब से वेंटिलेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। दैट इज द वेंटिलेटेड एसोसिएटेड न्यूमोनिया। सबसे लीडिंग कॉज है डेथ का, अगर कोई नोजोकोमियल इन्फेक्शन करता है तो वो यही है, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड न्यूमोनिया। क्लियर? तो ये हमारा तीसरा टाइप हो गया, ये है इसकी इटियोलॉजी। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इसको कहा जाता है निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। एक ऐसा न्यूमोनिया जो सिर्फ होगा किन लोगों में, उन लोगों में जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। क्या मतलब निकला इसका? उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी क्या है, पुअर हो गई है, जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई है या जिनकी इम्यूनिटी को हम कम कर रहे हैं। सपोज ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, इम्यूनिटी हम सप्रेस कर रहे हैं, तो ये एज एन सेकेंडरी इन्फेक्शन होने वाला न्यूमोनिया है उन लोगों में। अदरवाइज नॉर्मली ये नहीं होगा, ये तभी होगा जब बॉडी के इम्यूनिटी लोअर हो जाएगी, बॉडी इस इन्फेक्शन को होने की अपॉर्चुनिटी देगी। हम बोलेंगे इट इज ए न्यूमोनिया दैट इज caused due to the lower immune power or lower resistant power. That is simply the pneumonia in immunocompromised person. कुछ न्यूमोनिया मैं बता रहा हूं कॉमनली जो सिर्फ उन्हीं लोगों में होंगे जिनकी इम्यूनिटी बहुत पुअर है, इम्यूनिटी को हमने कमजोर कर रखा है, कम किया हुआ है। क्लियर?
और नेचुरली कमजोर हो सकती हैं, कई बार हमको कम करनी होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है और भी कई चीज़ों के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ कौन कौन से एजेंट्स हैं जो इस तरह की न्यूमोनिया करते हैं। न्यूमोसिस्टिस कैरिनी न्यूमोनिया, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगर पेशेंट एचआईवी का है तब एक फंगल इन्फेक्शन होता है कॉमनली जो न्यूमोनिया करता है। ये फंगस का नाम है बेसिकली न्यूमोसिस्टिक कैरिनी फंगस। इस लाइक फंगस होती हैं, ये नॉर्मली न्यूमोनिया नहीं करती है, लेकिन उन लोगों में जिनको एचआईवी का इन्फेक्शन है, एचआईवी में हमको पता है इम्यूनिटी पुअर हो जाती है और तब ये लंग पेरेन्काइमा को इन्फ्लाम्ड करेंगे। इट इज सिंपली कॉल्ड न्यूमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। क्वेश्चन आता है एचआईवी के पेशेंट को कौन सा न्यूमोनिया कॉमनली होता है, हमको बोला न्यूमोसिस्टिक कैरिनी न्यूमोनिया इज एन कॉमन न्यूमोनिया फाउंड इन द एचआईवी पेशेंट। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का नाम सुना है हमने। ट्यूबरक्लोसिस एक डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही, उसका होने का ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। हम सबको पता है टीबी करता है, लेकिन अगर वही बात इम्यूनिटी कम है, सपोज एचआईवी की ही पे बात कर रहा हूं, तब ये बैक्टीरिया जो टीबी करता है, टीबी तो करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे साथ में उसको न्यूमोनिया भी करेगा। हम बोलेंगे ये न्यूमोनिया हुआ है, क्यों हुआ? ड्यू टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इम्यूनिटी बहुत ज्यादा पुअर हो गई अलॉन्ग विद टीबी, ये बैक्टीरिया यहाँ पर न्यूमोनिया भी कर रहा है। क्लियर? कुछ फंगस है और लाइक कैंडिडा, एस्परजिलस, ये फंगस भी न्यूमोनिया करती है उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा पुअर होती है। एक वायरस है वो भी न्यूमोनिया करता है उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कम है, दैट इज साइटोमेगेलो वायरस। क्लियर? तो दोबारा बता दूं, ये एक ऐसा न्यूमोनिया जो उन लोगों में होगा जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। यहां पर ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इस तरह के न्यूमोनिया करवाने का। न्यूमोसिस्टिक कैरिनी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कैंडिडा फंगस का नाम है, ये एस्परजिलस ये भी फंगस का नाम है, और ये वायरस का नाम है साइटोमेगेलो वायरस। ये सब प्रोबेबली न्यूमोनिया करेंगे तभी जब बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। हम बोलेंगे दैट इज न्यूमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। क्लियर? 4 टाइप हो गए, 5 और लास्ट टाइप हम बात कर रहे हैं, दैट इज एस्पिरेशन न्यूमोनिया। एस्पिरेशन न्यूमोनिया, यहां कोई वाइबल कॉज नहीं होता है, यहां कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगस नहीं है। यहां पर पेशेंट एक्सीडेंटली कई बार कुछ केमिकल्स या कुछ इरिटेटिव गैस या मैं बोलूं गैस्ट्रिक एसिड एक्सीडेंटली एस्पिरेट कर देता है, और ये सारे चूंकि केमिकल इन नेचर हैं और जैसे ये केमिकल एयरवे में जाता है वहां के टिश्यूज को ये इरिटेट करता है, इन्फ्लाम्ड कर देता है, और तब हम बोलेंगे इट इज एन एस्पिरेशन न्यूमोनिया। कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है, लेकिन यहां पर चला गया गैस्ट्रिक एसिड, कई बार चला जाता है ड्यू टू रिगर्गिटेशन, या कई बार हम फीडिंग करवाते हैं पेशेंट को और हम रेजिडुअल वॉल्यूम चेक नहीं करते हैं, वो खाना दोबारा बाहर आता है ऊपर की तरफ और पेशेंट में गेट एस्पिरेट। कुछ इरिटेटिंग गैसेस होती हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, कई बार बच्चे कुछ केमिकल एस्पिरेट कर लेते हैं, तो इन सब की वजह से ये सब नेचर वाइज केमिकल्स होते हैं। और एयर वे हम सबको पता है सिर्फ एयर के लिए बना हुआ है, अगर अदर देन एयर कुछ भी एयरवे में जाएगा प्रोबेबली वहां के टिश्यूज को वो इरिटेट करेगा, इन्फ्लाम्ड करेगा, और जब इन्फ्लाम्ड करेगा हम बोलेंगे इट इज एन एस्पिरेशन न्यूमोनिया। क्लियर? एक क्वेश्चन यहां आता है कि एस्पिरेशन न्यूमोनिया होने की प्रोबेबिलिटी कौन से साइड के लंग में ज्यादा है, राइट या लेफ्ट? तो बताएं आप लोग कि अगर मैं गलती से कोई केमिकल पी लूं और वो चला जाए मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो प्रोबेबली वो कौन से साइड के लंग में जाएगा और वहां का न्यूमोनिया ये करेगा, राइट या लेफ्ट? तो आंसर अंडरस्टूड है, कौन सी साइड?
राइट साइड। राइट साइड क्यों? हमने पढ़ा है कि ट्रेकिया कैरिना पे आके दो ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट में जा रहा है राइट ब्रोंकस, लेफ्ट में जा रहा है लेफ्ट ब्रोंकस। राइट वाला आप देख रहे हैं लेफ्ट की तुलना में ये ज्यादा वाइड है, ज्यादा शॉर्ट है लेफ्ट की तुलना में, और ज्यादा सीधा है। अगर केमिकल मैंने पिया और गलती से एयरवे में गया, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी राइट साइड में जाने की ज्यादा। तो बताओ ये कौन सी साइड का न्यूमोनिया ज्यादा करेगा एस्पिरेशन न्यूमोनिया? नो डाउटली राइट साइड का। अब राइट में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि बताओ राइट साइड में भी 3 लोब होते हैं, ऊपर का सुपीरियर, मिडल, नीचे का इंफीरियर, इसमें कौन से में? तो चूंकि ये लिक्विड है, लिक्विड ग्रेविटी की मदद से, ग्रेविटी हेल्प करती है लिक्विड को अंदर जाने के लिए, तो ये सीधा ही कौन से लोब में जाएगा? लोअर लोब में। क्या क्वेश्चन बना? एस्पिरेशन न्यूमोनिया कौन से लोब में कॉमनली होगा? बोलना है राइट लोअर लोब। कौन से साइड में? राइट लंग में। कौन से लोब में? सबसे नीचे वाले लोअर लोब में। क्लियर? तो राइट लोअर लोब इज एन कॉमन साइट ऑफ द एस्पिरेशन न्यूमोनिया। एक एस्पिरेशन न्यूमोनिया प्रेगनेंसी में होता है, उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, कहते हैं मेंडलसन सिंड्रोम। मेंडलसन सिंड्रोम ये कुछ नहीं है, सिंपल एस्पिरेशन न्यूमोनिया का ही एक विशेष प्रकार है, जो किसमें देखने को मिलेगा? ये प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखने को मिलता है, गर्भवती महिलाओं में। गर्भवती महिलाओं में अगर हम एनास्थीसिया देते हैं तो ग्रेविड यूटेरस की वजह से जो इस गैस्ट्रिक कंटेंट है वो दोबारा रिगर्गिटेट करते हैं। गैग रिफ्लेक्स चूंकि एब्सेंट हो जाता है एनास्थीसिया की वजह से, और वो सीधा ही कंटेंट वो महिला सीधा एस्पिरेट कर लेती हैं लंग्स के अंदर, और चूंकि गैस्ट्रिक कंटेंट गया, केमिकल गया, तो वो न्यूमोनिया करेगा कौन सा? एस्पिरेशन न्यूमोनिया। बोलते हैं मेंडलसन सिंड्रोम। क्या है ये? इट इज एन काइंड ऑफ एस्पिरेशन न्यूमोनिया। किनमें देखने को मिलेगा? प्रेग्नेंट वुमेन में। क्यों देखने को मिलेगा? अगर एनास्थीसिया उनको लगाया है और तब अगर रिगर्गिटेशन किया है गैग रिफ्लेक्स की वजह से, वो कंटेंट चला जाएगा बॉडी के एयरवे के अंदर। दैट इज सिंपली द एस्पिरेशन न्यूमोनिया। क्लियर? तो क्या मतलब निकला कि एस्पिरेशन न्यूमोनिया, यहाँ कोई वाइबल कॉज नहीं है, यहाँ ये कुछ केमिकल्स हैं, ये गलती से चले जाएं एयरवे में, ये करेंगे एस्पिरेशन न्यूमोनिया। कौन सी कॉमन साइट है एस्पिरेशन न्यूमोनिया की? राइट लोअर लोब। मेंडलसन सिंड्रोम क्या है? एस्पिरेशन न्यूमोनिया का है एक विशेष प्रकार, जो गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलता है। क्लियर? तो हमारे यहाँ पर ये 5 अलग अलग प्रकार के न्यूमोनिया हो गए, और उनके पीछे क्या कारण था वो भी हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं। 5 टाइप, पहले टाइप का नाम, फिर उसके कारण का नाम। सबसे पहला कम्युनिटी एक्वायर न्यूमोनिया, ऐसा न्यूमोनिया जो मरीज कम्युनिटी सेटिंग में एक्वायर करता है या विद इन 48 आवर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन एक्वायर करता है, हॉस्पिटल एक्वायर न्यूमोनिया कहा जाता है। यहाँ कुछ बैक्टीरिया वायरस कारण होते हैं जिसकी वजह से न्यूमोनिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया सबसे लीडिंग कॉज है एडल्ट में न्यूमोनिया करने का। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरिया की बात हो रही है, लेगिनेला बैक्टीरिया। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, इसके अलावा क्लेमाइडिया न्यूमोनी, ये सारे बैक्टीरिया। कुछ वायरस है यहाँ, कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसाइटिल वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स, एडिनो वायरस, एज वेल एज साइटोमेगलो वायरस। सबसे ज़्यादा वायरस जो बच्चों में इन्फ्लामेशन करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, हम बोलेंगे एडिनो वायरस। दूसरा है हॉस्पिटल एक्वायर न्यूमोनिया, ये हॉस्पिटल सेटिंग में ही होगा। आफ्टर 48 to 72 आवर ऑफ एडमिशन अगर न्यूमोनिया होता है, हम बोलेंगे हॉस्पिटल एक्वायर न्यूमोनिया। यहाँ के कारण कुछ बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, मर्सा, मैथिलिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया। क्लियर? एज वेल एज यहाँ पे सुडोमोनास था, क्लैप्सेला। तीसरा है वेंटिलेटेड एसोसिएटेड न्यूमोनिया, न्यूमोनिया उन लोगों में जिनको वेंटिलेटर से वेंटिलेशन दिया जा रहा है, ब्रीदिंग दी जा रही है। पर्टिकुलर सुडोमोनास, क्लैप्सेला इन लोगों में न्यूमोनिया करता है, हम बोलेंगे वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया है। जितनी भी डेथ होती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से, उनमें सबसे ज़्यादा डेथ इसी से होती है। आगे है न्यूमोनिया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, उन लोगों में न्यूमोनिया जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, पुअर हो गई है ड्यू टू आइदर पैथोलॉजिकल कंडीशन या वॉलंटरी बाय द सम इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, तब उनमें ये न्यूमोनिया होगा।
क्लियर। ये कुछ निमोनिया है जो कॉमनली इन लोगों में होता है, न्यूमोसिस्टिक कैरिनी निमोनिया एचआईवी के मरीज में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया एचआईवी के केस में, कैंडिडा एस्परजिलस एचआईवी के केस में और अदर इम्यूनिटी सप्रेशन डिजीज कंडीशन में, साइटोमेगलोवायरस ये वायरस है, बाकी सब फंगस के नाम है, ये बैक्टीरिया है। क्लियर, ये फंगस है, ये बैक्टीरिया, फंगस और ये वायरस। और ये लास्ट टाइप, पांचवा टाइप, दैट इज एस्पिरेशन न्यूमोनिया ड्यू टू द एस्पिरेशन of gastric acid, irritating gas or other chemicals into the airway causes aspiration pneumonia। और सबसे कॉमन साइट होती है यहाँ पर राइट लोअर लंग। क्लियर, तो ये है 5 अलग अलग प्रकार और उनके होने की वजह कि ये न्यूमोनिया बेसिकली क्यों होता है। यहां पर हमने बात करी कारणों की, इटियोलॉजी की, लेकिन अभी मैं कुछ रिस्क फैक्टर्स यहां पे आपको बता रहा हूं। अगर ये पेशेंट के साथ है तब इस तरह के न्यूमोनिया होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, वो बढ़ जाएगी। क्लियर, अब मैं कुछ आपको रिस्क फैक्टर्स बता रहा हूं। रिस्क फैक्टर किसके हैं? ये न्यूमोनिया के होने के। ये फैक्टर पेशेंट को रिस्क पे रखेंगे कि उसके अंदर न्यूमोनिया इजीली डेवलप हो जाए। दैट मीन्स हमको आगे प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स देखेंगे, तो प्रिवेंशन करने के लिए रिस्क फैक्टर्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। रिस्क फैक्टर का क्या मतलब है कि ऐसे फैक्टर्स जो कि पेशेंट को रिस्क पे रखते हैं डिजीज को डेवलप करने के लिए। क्लियर, जैसे एज, अगर पेशेंट की एज बहुत ज्यादा कम है, 2 साल, या पेशेंट की एज ज्यादा है, सपोज पेशेंट इज इन ओल्ड एज, तब हम देखेंगे कि एज आइदर बहुत कम या बहुत ज्यादा, तो पेशेंट इज ऑन रिस्क फॉर डेवलपिंग द न्यूमोनिया। क्लियर। दूसरा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन हो रखा है पेशेंट को, URI, अपर एयर पे, हमने बोला लैरिंक्स के ऊपर कोई इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन का जो एजेंट है प्रोबेबली हो सके लोअर एयरवे में भी चला जाए और वहां पर भी वो इन्फ्लेमेशन कर ले। पेशेंट को URI है, पेशेंट इज ऑन रिस्क टू डेवलप द न्यूमोनिया। पेशेंट को ET ट्यूब लगा रखी है हमने, एंडोट्रिकल ट्यूब इंट्यूबेट कर रखी है। अभी हमने देखा था कि वेंटिलेटर से अगर पेशेंट को वेंटिलेशन दिया जा रहा है तो रिस्क है वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया का, तो यहां पर भी ये रिस्क फैक्टर है पेशेंट को न्यूमोनिया होने का। पेशेंट माल न्यूट्रिशन का है, मैं बोलूं डिहाइड्रेशन में है, दोनों ही चीजें पेशेंट को रिस्क पे रखती हैं न्यूमोनिया होने के लिए, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो या डिहाइड्रेशन हो। सीवियर डिजीज हो, हार्ट की, लीवर की, किडनी की। क्लियर, ये कुछ मेजर ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वाइटल ऑर्गन, अगर इस तरीके से बॉडी इम्पेयर्डली काम कर रही है, कॉम्प्रोमाइज है इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स के फंक्शन में, तब भी पेशेंट रिस्क पे है कि उसको न्यूमोनिया हो सके। क्लियर। इम्यूनोसप्रेसेंट पे है मरीज, कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं या कई बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी पे रखा जाता है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो पेशेंट की इम्यूनिटी को कम करती है, तो यहाँ पर जैसे इम्यूनिटी कम होगी अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन के रूप में न्यूमोनिया हो सकता है, तो यहाँ पर पेशेंट को न्यूमोनिया होने का रिस्क है अगर पेशेंट किस पे है, इम्यूनोसप्रेसेंट के ऊपर। क्लियर, तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। एज आइदर 2 साल से कम या पेशेंट ओल्ड एज में है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, एंडोट्रिकल ट्यूब इंट्यूबेशन कर रखा है, माल न्यूट्रिशन है पर इसको, डिहाइड्रेशन है, सीवियर डिजीज है हार्ट की, लीवर की, किडनी के एक्सेट्रा, या पेशेंट इज ऑन इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी, पेशेंट को न्यूमोनिया होने की संभावना ज़्यादा है, पेशेंट रिस्क पे है न्यूमोनिया होने की। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अभी तक हमने डेफिनेशन देखा था किस तरीके से इन्फ्लामेशन हो रहा है और फ्लूइड भर रहा है, अब हम देख रहे हैं कि ऐसा एक्चुअली होता क्यों है। क्या ऐसा होता है कि हम बोले पेशेंट को कि न्यूमोनिया हो गया। क्लियर, देखो एक बार मैं फ्लो चार्ट बना देता हूं। इन्फेक्शन विथ
बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अथवा एस्पिरेशन of chemicals increase immune response, increase capillary dilation, increase alveolar and interstitial fluid, ultimately lead to the pneumonia. क्लियर? चलो देखो, यहां पर हम बात कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूमोनिया के बारे में। कैसे न्यूमोनिया पेशेंट में होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होगा किसी भी बैक्टीरिया का या वायरस का या फंगस का, या मैं बोलूं कि इन्फेक्शन नहीं हो तो पेशेंट गलती से एस्पिरेट कर ले कुछ केमिकल्स, ये पर्टिकुलर एजेंट जैसे ही एयरवे में जाएंगे ये हमारी बॉडी के लिए फॉरेनर है। एक तरीके से मैं बोलूं कि एक तरीके से ये एंटीजन है, इरिटेंट है जो एयरवे को इरिटेट करेंगे। हमारी बॉडी का एयरवे नेचुरली चाहेगा कि ये सब हमारे एयरवे में इंटर नहीं करें, कर गए हैं तो इनके ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम इन्वायरमेंट बॉडी प्रोड्यूस नहीं करें, तब बॉडी अपने आप इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करती है। दैट मीन्स इन्फ्लामेशन इज बॉडीज प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। इस तरीके से वो लोकलाइज इन्फ्लामेशन करके चाहती है कि वो एजेंट जो गया है उसका लॉजमेंट वहां पर नहीं हो, वो ग्रोथ नहीं करें, वो मल्टीप्लाई नहीं करें। तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन बॉडी की इम्यून जो रेस्पॉन्स है वो बढ़ता है। इम्यून रेस्पॉन्स जब भी बढ़ेगा तो दैट मीन्स जो केमिकल मीडिएटर्स हैं इम्यून इन्फ्लामेशन करने के, उनको जाने के लिए और जो इरिटेंट जा रहे हैं उनको वॉश आउट करने के लिए पर्टिकुलर एरिया में जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो डायलेट हो जाएगी। कैपिलरी डायलेशन क्यों हो रही है? एक तो केमिकल मीडिएटर जो इन्फ्लामेशन उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, और दूसरा ज्यादा ब्लड पहुंचाने के लिए, जिससे ज्यादा पानी जाएगा तो पर्टिकुलर ये एजेंट वहां पे वॉश आउट होंगे। कैपिलरी डायलेशन, तो जैसे ही कैपिलरी डायलेशन हुआ, मैंने बोला ये एल्वियोलाई है, ये नॉर्मल कैपिलरी होती है, मैंने बोला ड्यू टू द इम्यून रेस्पॉन्स कैपिलरी डायलेट हो गई, ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा पानी भी ब्लड के साथ आएगा। जब ज्यादा पानी यहाँ आएगा तो पानी यहाँ सीपेज करेगा और पानी आ जाएगा कैपिलरी से बाहर आके वो कहाँ इंटर करेगा? या तो जाएगा एल्वियोलाई में या जाएगा इंटरस्टिशियल। चूंकि पानी इतना ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर तो वो दोनों जगह जाके फिल होने लग जाता है, एल्वियोलाई के अंदर भी एल्वियोलाई के बाहर भी। तो ड्यू टू द कैपिलरी डायलेशन आप यहाँ देख रहे हैं कि एल्वियोलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की मात्रा में यहाँ क्या हो जाती है? बढ़ोतरी, और यही होना इन्फ्लामेशन होना। क्लियर? यहाँ पे सब जगह इन्फ्लामेशन एज वेल एज फ्लूइड का जमना एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई के बाहर, ये हम क्या बोल रहे हैं? न्यूमोनिया। दैट मीन सिंपल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द न्यूमोनिया। आइदर इन्फेक्शन हो या एस्पिरेशन हो केमिकल्स का, इम्यून रेस्पॉन्स बॉडी करेगी, कैपिलरी डायलेशन होगा और इसकी वजह से वहां ज्यादा बहुत फ्लूइड जम जाएगा। हम बोल रहे हैं पेशेंट को क्या हो गया है? न्यूमोनिया। क्लियर? तो सिंपल पैथोफिजियोलॉजी आपको दिख रहा होगा, इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, कैपिलरी डायलेशन हो रहा है,
वहाँ पे ब्लड ज़्यादा जाए, पानी ज़्यादा जाए वॉश आउट के लिए, तो उसका उल्टा इफेक्ट आ रहा है कि एल्वियोलाई और उसके बाहर फ्लूइड जम रहा है और फ्लूइड एक्युमुलेशन होना ही क्या है, न्यूमोनिया। क्लियर? तो दैट इज सिंपल द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द न्यूमोनिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ द न्यूमोनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार ये कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि न्यूमोनिया की क्या अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था कौन सी होती है, लास्ट स्टेज कौन सी होती है, कब कब कौन सी घटना घटती है कौन सी स्टेज में। तो वो सारे क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो पाएंगे जब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ द न्यूमोनिया के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिगार्डिंग द न्यूमोनिया। क्लियर? न्यूमोनिया की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। 1 by 1 स्टेजेस, दैट मीन्स एक क्रम में है ये सारी सिक्वेंशियल स्टेजेस होती है, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा के बाद आगे चौथा। पहला स्टेज कहलाता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, इसको कंजेशन स्टेज भी कहते हैं, मोर एक्यूरेट नेम दैट इज द कंसोलिडेशन। क्लियर? ये न्यूमोनिया होने की पहली अवस्था है। अवस्था का मतलब क्या बेसिकली, ये जो न्यूमोनिया होगा ये कैसे होगा, किन किन अवस्थाओं, दैट मीन्स वहां पे क्या क्या टिश्यू लेवल पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या घटनाएं घटेगी वहां पे जहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा है अंडर द न्यूमोनिया। तो हम पढ़ रहे हैं यही बेसिकली क्या क्या स्टेजेस वहां पे हमको देखने को मिलेगा। ये पहली स्टेज है, बोल रहे हैं कंजेशन या कंसोलिडेशन। जब भी इन्फ्लामेशन होगा विद इन फर्स्ट 24 आवर आपको जो स्टेज देखने को मिलेगी वो यही स्टेज देखने को मिलेगी, दैट इज द कंसोलिडेशन और कंजेशन। कंसोलिडेशन का वैसे सिंपल अर्थ में बताऊं तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पानी का भर जाना, ये कहलाता है सिंपल लैंग्वेज में इन मेडिकल फिजियोलॉजी टर्म कंसोलिडेशन। देखो क्या होता है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन, पढ़ा हमने अभी पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू इन्फ्लामेटरी कंडीशंस कैपिलरी यहां पे डायलेशन होता है, कैपिलरी डायलेशन। क्लियर? तो यहां पर इस स्टेज की मैं बात कर रहा हूं ड्यू टू द पैथोफिजियोलॉजी और ड्यू टू द इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। क्लियर? कैपिलरी बहुत ज्यादा डायलेट होगी, ज्यादा ब्लड यहां आएगा, तो यहां पर हम देखेंगे कि ब्लड जब ज्यादा आएगा तो ये कैपिलरी बहुत ज्यादा कंजेस्ट हो जाएगी, और यही अवस्था यहां लिखा हुआ है कि कैपिलरी का बहुत ज्यादा कंजेस्टिव हो जाना क्या है, ये कंजेशन। और जब बहुत ज्यादा ब्लड यहां आएगा, कंजेशन करेगा, तो यही ब्लड का जो पानी है ये धीरे धीरे कहां आएगा, एल्वियोलाई के अंदर और एल्वियोलाई के बाहर। तो ये है पहली घटना, पहली स्टेज ऑफ न्यूमोनिया। क्या हो रहा है इसमें? कंजेशन ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी, साथ में इंक्रीज इन इंट्रा एल्वियोलर फ्लूइड, दैट इज सिंपली द फर्स्ट स्टेज ऑफ द न्यूमोनिया। क्लियर? तो कंजेशन हो रहा है, कैपिलरी कंजेशन, इसलिए यहां नाम लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा फ्लूइड जम रहा है, इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। बहुत ज्यादा पानी यहां जम रहा है, दैट इज द सिंपली द कंसोलिडेशन। ये कब देखने को मिलेगा? ये फर्स्ट 24 घंटे में जब भी एजेंट इंटर करेंगे, इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स बॉडी करेगी, आपको ये पहली स्टेज वहां पे देखने को मिलेगी। क्लियर? पहली स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आता है और उसको कहा जाता है रेड हिपेटाइजेशन। रेड हिपेटाइजेशन ये आपको 2 से 3 दिन बाद आफ्टर ऑफ फर्स्ट स्टेज देखने को मिलेगी। क्या मतलब निकला कि जो पहली अवस्था थी, इस अवस्था के 2 से 3 दिन बाद आपको ये अवस्था देखने में मिलेगी। इस अवस्था में क्या होगा? कैपिलरी बहुत ज्यादा डायलेट हो गई थी, कंजेशन पहले ही हो चुका था, पानी पहले ही आ चुका था पहली स्टेज में। अब इस स्टेज में इस पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, एक्सट्रीम डायलेशन की वजह से ये आरबीसी अब फिर कहां आ जाएगी? इस एल्वियोलर फ्लूइड के अंदर।
इसको कहा जाता है एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ आरबीसी इनटू द एल्वियोलर फ्लूइड। क्लियर? ये रेड नाम इसीलिए दिया गया है कि एल्वियोलाई के अंदर अब यहां कौन आ गई है, रेड ब्लड सेल्स, एक्सट्रीमली डायलेशन की वजह से। और नॉर्मली एल्वियोलाई में हम देखते हैं एल्वियोलर फ्लूइड होता है, यहां पर अदर देन एल्वियोलर की सेल के अलावा और कोई सेल नहीं होती है। तो जब ये रेड ब्लड सेल आती है तो इन लंग्स के टिश्यू का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो बढ़ जाती है। लंग्स हल्के होते हैं क्योंकि हवा होती है, लेकिन जैसे ही पानी भरेगा, जैसे ही ब्लड सेल्स आएगी, डेंसिटी लंग्स के टिश्यू की बढ़ जाएगी, और वैसी ही बढ़ती है, उस तरीके से बढ़ती है जैसे कि लीवर की डेंसिटी होती है। तो ये जो वर्ड लिया गया है हिपेटाइजेशन, हिपेटिक वर्ड किसके लिए काम में आता है, लीवर के लिए। तो यहां लीवर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है लंग्स के अंदर ही, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी लंग के टिश्यू की वैसी हो जाती है लगभग जैसे कि लीवर के टिश्यू होते हैं। और वो कैसे होते हैं, लिटिल बिट डेंस टिश्यू होते हैं देन द लंग्स। हम बोलेंगे कि क्या हो गया है, रेड हिपेटाइजेशन। क्या मतलब हुआ, दो चीजें यहां बता रहा हूं। पहली चीज, आरबीसी का एक्स्ट्रावेसेशन इनटू द इंट्रा एल्वियोलर फ्लूइड, और साथ में जब फ्लूइड आएगा, डेंसिटी इन लंग के टिश्यू की बढ़ जाएगी। डेंसिटी वैसी होगी जैसे कि लंग्स के टिश्यू की, इसलिए यहां नाम दे दिया है रेड हिपेटाइजेशन। क्लियर? ये घटना आपको कब देखने को मिलेगी, पहली स्टेज के 2 से 3 दिन बाद, दैट इज रेड हिपेटाइजेशन। तीसरी स्टेज की तरफ चलते हैं, इसको कहा जाता है ग्रे हिपेटाइजेशन। ग्रे हिपेटाइजेशन लगभग वैसा ही नाम है, बस लाल कलर की जगह यहां कलर कैसा हो गया, ग्रे हो गया। देखो क्या हुआ, आरबीसी यहां आई तो एज सच आरबीसी के एल्वियोलाई में होती है, नहीं होती। आरबीसी क्या यहां पड़ी रहेगी, नहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि आरबीसी का यहां कोई काम नहीं है। तो यहां क्या होगा, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, हमने पढ़ा है एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, ये फैगोसाइटोसिस करती है, और ये बेसिकली एल्वियोलर मैक्रोफेजेस इन आरबीसी का डिसइंटीग्रेशन कर देती है, उनका ब्रेकडाउन कर देती है, उनको तोड़ देती है, ताकि वहां पे उन आरबीसी का क्लियर ऑफ हो सके, उनको क्लियर किया जा सके, ताकि ऐसे वापस नॉर्मल गैसेस एक्सचेंज लेटर ऑन हो सके। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस थर्ड स्टेज में आरबीसी जो गई थी सेकेंड स्टेज में, अब थर्ड स्टेज में उन आरबीसी का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है और उनका फैगोसाइटोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये फैगोसाइटोसिस कौन करती है, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है हमारी एल्वियोलाई के अंदर। यहां पर जब इस तरीके से इनका ब्रेकडाउन होता है तो लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट यहां बनता है वो बनता है फाइब्रिनो पुरुलेंट, फाइब्रिनो पुरुलेंट एक्सुडेट। जब ये वेस्ट, जब ये सेल ब्रेकडाउन होगी तो एक तरीके से जो कलेक्टिव वेस्ट यहां बनेगा उसको हमने कंबाइन नाम दे दिया, क्या बनेगा, फाइब्रिनो पुरुलेंट एक्सुडेट, जो कि डेंसिटी में हैवी रहेगा। इसकी वजह से यहां की डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। डेंसिटी पहले ही बढ़ रही थी, अब डिसइंटीग्रेशन की वजह से आरबीसी क्या हो जाएगी, यहां का जो डेंसिटी वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और वैसे ही हो जाएगा जैसे कि किसके टिश्यू की होती है, लीवर की। इवन यहां अब कलर भी वैसा ही हो जाएगा जैसा कि लीवर का कलर होता है, इसलिए इस स्टेज को नाम हमने दे दिया ग्रे हिपेटाइजेशन। क्या मतलब निकला, यहां कलर ग्रे हो गया। क्यों हो गया, ड्यू टू द फाइब्रिनो पुरुलेंट एक्सुडेट। ये क्यों बना, ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी। किसने ब्रेकडाउन किया, मैक्रोफेजेस ने। हिपेटाइजेशन क्यों बोला, क्योंकि लीवर की डेंसिटी यहां पर वैसी हो गई, लंग्स की डेंसिटी वैसी हो गई जैसे कि एग्जैक्ट लीवर की होती है। तो सेम रिसेम्बलेंस यहां पर हो रहा है लंग के टिश्यू का, जैसा कि लीवर, यहां तो थोड़ा बहुत ही लीवर के जैसा हो रहा है, वो यहां पर आते आते कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वैसी ही हो जाती है जैसे कि लीवर के होती है। इसलिए इस स्टेज को बोलते हैं ग्रे हिपेटाइजेशन। और यह अवस्था भी आपको कब देखने को मिलेगी, ये आपको दूसरी अवस्था के 2 से 3 बाद,
2 से 3 दिन बाद देखने को मिलती है ना, 2 to 3 डे आफ्टर द सेकेंड स्टेज ये होगा, इसके 2 से 3 दिन बाद आपको ये स्टेज देखने को मिलेगी। क्लियर? तो दैट इज सिंपली द ग्रे हिपेटाइजेशन। आगे चलें, नेक्स्ट जब ये सारा काम हो जाएगा और तब चौथी स्टेज आएगी और स्टेज को बोलते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन, इसको रिकवरी स्टेज भी कहते हैं, रिकवरी। क्लियर? ये चौथा स्टेज है। इसमें क्या होगा, ये सारा ब्रेकडाउन जो हुआ था आरबीसी का और फाइब्रिनोपुरुलेंट जो डिस्चार्जेस यहां बने थे, दोबारा डायग्राम बना देता हूं मैं। यहां पर सारा ये स्टेजेस हो गया, होने के बाद यहां फाइब्रिनोपुरुलेंट एक्सुडेट जम गया है। यहां पे लास्ट में ये रिकवरी या रिजोल्यूशन होगा। क्या रिजोल्यूशन होगा कि ये जो कंटेंट है, जो वेस्ट है यहां पर, इसका लास्ट में मैक्रोफेजेस की एंजाइमेटिक एक्टिविटी द्वारा डाइजेशन हो जाएगा। ये जो कंटेंट यहां पे रखा हुआ है ये कंप्लीटली यहां से हट जाएगा, बस सिंपलिंग डाइजेस्टिव प्रोसेस दैट इज डन बाय द एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। तो जो मैक्रोफेजेस हैं वो अपने एंजाइमेटिक एक्टिविटी द्वारा इन सभी चीज को यहां से क्लियर ऑफ कर देगी, और जब क्लियर ऑफ करेगी तो आप देख रहे हो पहले जो चीजें थी वो यहां से हट गई। दैट मीन्स अब क्या हो गया है, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन दैट मीन्स एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। दैट मीन्स अगेन यहां पे क्या हो रही है, रिकवरी। तो ये स्टेज कौन सी है, लास्ट स्टेज, रिजोल्यूशन। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि लास्ट स्टेज ऑफ निमोनिया क्या है, बोलना है रिजोल्यूशन, नॉर्मली आइदर रिकवरी स्टेज। कंप्लीट रिकवरी इज पॉसिबल इन दैट स्टेज। पहली स्टेज कौन सी है, बोलना है कंसोलिडेशन। क्लियर? तो ये है स्टेजेस ऑफ द निमोनिया। दोबारा मैं रिपीट कर लूं, नंबर 1 स्टेज, फर्स्ट स्टेज कंसोलिडेशन या कंजेशन। ये शुरू की प्रथम अवस्था है। पहले 24 घंटे के अंदर ही आफ्टर द इन्फ्लेमेशन ये स्टेज देखने को मिलेगी। इसमें कैपिलरी डायलेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ब्लड का कंजेशन होगा, पानी फिल्टर होकर आ जाएगा एल्वियोलाई के अंदर और उसके सराउंडिंग कंपार्टमेंट में, फर्स्ट स्टेज। इसके 2 से 3 दिन बाद रेड हिपेटाइजेशन होगा, आरबीसी एक्स्ट्रावेसेशन होकर आएगी एल्वियोलाई के अंदर, कलर यहाँ पे लाल हो जाएगा और यहाँ पे लंग्स के टिश्यू की डेंसिटी लगभग वैसी होगी जैसे कि लीवर के टिश्यू की होती है, इसलिए बोलते हैं रेड हिपेटाइजेशन। इसके भी 2 से 3 दिन बाद यहाँ पर आरबीसी जो गई थी उसका मैक्रोफेजेस मोस्ट प्रोबेबली और समटाइम न्यूट्रोफिल्स भी हेल्प करती हैं उसका ब्रेकडाउन करने में, और डेंसिटी ड्यू टू द ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है क्योंकि वहाँ वेस्ट बनता है फाइब्रिनोपुरुलेंट एक्सुडेट, और उस वेस्ट की वजह से डेंसिटी बहुत हाई, कलर ग्रे हो जाता है पूरे स्ट्रक्चर्स का, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रे हिपेटाइजेशन। क्लियर? 2 से 3 दिन बाद ऑफ दैट स्टेज। और लास्ट में होता है रिजोल्यूशन या रिकवरी। जो वेस्ट यहाँ बचा है अब बॉडी उसको, दैट मीन्स बॉडी इन द सेंस एल्वियोलर मैक्रोफेजेस वहाँ पे फैगोसाइटोसिस करके कंप्लीटली वहाँ से उसको रिमूव करेगी। क्लियर? एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो करती हैं और डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पर, जिससे ये कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है उस एक्सुडेट का और स्ट्रक्चर अगेन बिकम्स कंप्लीटली रिकवर। दैट इज द रिकवरी और रिजोल्यूशन ऑफ द stages, resolution of the particularly pneumonia. Clear? So these are simply the different stages of the pneumonia.